कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। यात्रीगण नमस्कार, स्वागत है आपका ANB न्यूज में। मैं हूं जुबैर खान। चलिए शुरू करते हैं हमारे खास बुलेटिन 60 मिनट में 60 खबरें। जम्मू कश्मीर में आतंकी अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला शोपियां के जीपोरा से सामने आया है, जहां पर आज सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ हो गई। हालांकि अभी तक किसी आतंकी के मारे जाने की खबर सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें पुलिस, CRPF और सेना के जवान शामिल रहे। बता दें कि जिले के जीपोरा इलाके में आतंकी गतिविधि की सूचना पर सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान को शुरू किया था। इसके बाद में तलाशी अभियान को सख्त होता देख आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया। महाराष्ट्र के थाने में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब शॉर्ट सर्किट की वजह से एक निजी कंपनी में आग लग गई, जिसके बाद लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि आग की लपटें किस कदर आसमान को छू जाने पर आमादा दिखाई दे रही हैं। इस भीषण आग के बाद काफी देर तक धुएं का गुबार आसमान में छाया रहा। चश्मदीदों के मुताबिक इस वारदात के बाद आनन फानन में फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया, लेकिन जब तक दमकल कर्मी आते तब तक बड़े पैमाने पर नुकसान हो चुका था। हालांकि गनीमत रही कि इस भयंकर आग की वजह से किसी के हताहत होने की खबर फिलहाल सामने नहीं आई है। तो आप देख सकते हैं थाने में उस वक्त आज हड़कंप मच गया जब शॉर्ट सर्किट की वजह से एक निजी कंपनी में आग लग गई, जिसके बाद लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। तस्वीरों में बाकायदा देखा जा सकता है कि आग की लपटें किस कदर आसमान को छू जाने पर आमादा दिखाई दे रही हैं। इस भीषण आग के बाद काफी देर तक धुएं का गुबार आसमान में छाया रहा। चश्मदीदों के मुताबिक इस वारदात के बाद आनंद फानन में फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया, लेकिन जब तक दमकल कर्मी आते तब तक एक बड़े पैमाने पर नुकसान हो चुका था। हालांकि गनीमत रही कि इस भयंकर आग की वजह से किसी के हताहत होने की खबर अभी नहीं आई है। एक तरफ जहां देश के अलग अलग राज्यों में कर्फ्यू और लॉकडाउन का आलम है, तो वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में चुनावी घमासान जारी है। TMC हो या BJP, तमाम राजनीतिक पार्टियों के समर्थक और कार्यकर्ता रैलियों में जमकर शिरकत कर रहे हैं। ताजा मामला उत्तरी दिंजापुर से सामने आया है, जहां पर BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने एक रोड शो में शिरकत की, जिसमें हजारों की तादाद में BJP समर्थक पहुंचे। तस्वीरें खुद ब खुद इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि कोरोना के बढ़ते दायरे के बावजूद भी नेताओं को इस बात का फर्क क्यों नहीं पड़ रहा कि आखिर इतने बड़े हुजूम में अगर कोरोना विस्फोट हो गया, जिसके पूरे आसार हैं भी, तो क्या होगा, कौन इसका जिम्मेदार होगा। वहीं सवाल यह भी है कि एक तरफ तो केंद्र सरकार या चाहे राज्य सरकारें हों, कोरोना के खिलाफ छिड़ी जंग में काबू पाने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर खुद ही कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे। तो ऐसे में आम लोगों में इसका क्या पैगाम जाएगा, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। पश्चिम बंगाल में कोरोना के बढ़ते संकट के मद्देनजर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान किया है। ममता बनर्जी ने बंगाल में चुनाव प्रचार नहीं करने का बात कही है। ममता की पार्टी तृणमूल कांग्रेस अब कोलकाता में छोटी छोटी चुनावी सभाएं आयोजित करेगी। पार्टी के नेता उन जिलों में छोटे छोटे भाषण देंगे जहां बाकी 3 चरणों में मतदान होना है। ममता बनर्जी ने कहा है कि वे आमतौर पर 50 मिनट से ज्यादा 1 घंटे का भाषण देती हैं, लेकिन अब इसमें 20 मिनट या उससे ज्यादा की कटौती करेंगी, ताकि लोगों को सभा में लंबे समय तक न रहना पड़े। उन्होंने ये भी कहा कि हां, हमने अगले 3 चरणों में शहरों में गली कूचों में छोटी छोटी सभाएं करने का फैसला किया है। हम अब बड़ी बड़ी सभाएं नहीं करेंगे, साथ ही मेरे भाषण भी काफी छोटे होंगे।
कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन की घोषणा होते ही शराब के ठेकों पर भीड़ उमड़ पड़ी है। भारी तादाद में लोग शराब के ठेकों पर पहुंच रहे हैं। आलम यह है कि शराब की दुकानों के सामने लोग लंबी लंबी कतारों में लोग नजर आए। दरअसल गोल मार्केट में शराब की दुकान पर भारी भीड़ इसलिए जमा हुई कि 6 दिनों तक दुकानें बंद रहने वाली हैं। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दिखाई नहीं दिए। तस्वीरें खुद ब खुद इस बात की तस्दीक कर रही हैं। लॉकडाउन है, 7 दिन के लिए बोला गया और पता नहीं कितने दिन तक चलेगा, कुछ कह नहीं सकते। बहुत परेशानी थी, 500 का क्वार्टर हुआ था और उस हिसाब से अब भी वैसा ही होगा, तो इसलिए पेटी ली है कि 24 दिन तो कम से कम चलेंगे। मैंने 8 क्वार्टर लिए हैं, एक 9 क्वार्टर लिए हैं। सर 1 हफ्ते के लिए बंद रहेगा लॉकडाउन। पिछली बार भी लॉकडाउन में हमने 2,000 की विस्कियाँ खरीदी हैं। ये सिस्टम पहले हफ्ते 10 दिन पहले बताते तो लोगों को इतनी भीड़ भाड़ के मार गिरना पड़ती। तो ये 2-4 दिन के बाद बंद करना था, पहले बताना था कि भाई ये दुकान बंद रहेगी, लॉकडाउन में ऐसे खोले रखें। ये तो बाद में फिर भीड़ होनी है। अभी तो लोग आ रहे हैं घरों से निकल के, कुछ लोगों को पता है, कुछ को नहीं पता। जिसे पता चलेगा और ज्यादा भीड़ होनी है, इसलिए लोगों को सहूलियत के लिए कुछ ना कुछ इनका भी करा जाए। हम तो कहेंगे लॉकडाउन में दुकानें खाने पीने खुली है, भी खुली रहे, पीने की चीजें हैं। 2 घंटे से। किस चीज की लाइन में खड़े हो? भैया दारू की लाइन। अच्छा, किस लिए एकदम से लेना चाह रहे हैं? 6 दिन का लॉकडाउन है सर। क्या लगता है सरकार का सही फैसला है? बहुत अच्छा फैसला है। लेकिन जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, ये तो लॉकडाउन लगना है तो भीड़ तो बढ़नी है। हम लेने आए हैं 1 बोतल 2 पौए। हाँ, इसलिए लेने आए हैं कि ये अल्को है, इसमें इंजेक्शन फायदा नहीं करेगा, ये अल्को फायदा करेगी। हाँ, ये जितनी दारू बिकती है उतने बंदे सही रहेंगे, जो शराबी है। दिल्ली में लॉकडाउन लग गया है तो शराबियों को फर्क पड़ेगा। ये दवाई से हमारे को कोई असर नहीं होगा, हमारे को पैक से असर होएगा। मेरे को 35 साल हो गया पीते हुए, मैंने आज तक कोई भी डोज नहीं ली दूसरी। ये लेती हैं 1 पैक रोज का, उसमें हमारी डोज चलती है। दिल्ली में 1 हफ्ते का लॉकडाउन लग गया है। हाँ, पर ठेका खोलना चाहिए, ठेका खोलना चाहिए। सबसे बड़ी डॉक्टरों के पास बच जाएंगे हम, अस्पताल जाने से। अभी तक एक तरफ जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में लॉकडाउन का ऐलान किया है, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली में ही लोग कोरोना कायदे कानूनों का जमकर मखौल उड़ा रहे हैं। गीता कॉलोनी से आई सामने इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग शराब के लिए एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं। इन हैरान कर देने वाली तस्वीरों के सामने आने के बाद दिल्ली सरकार और पुलिस प्रशासन पर भी तरह तरह के सवालिया निशान लग रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लोग शराब की दुकान के बाहर किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि जब राष्ट्रीय राजधानी में ही कोरोना गाइडलाइंस का पालन सही से नहीं हो पाएगा, तो फिर देश के बाकी हिस्सों का हाल क्या होगा, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। शराब खरीदारों की दलील है कि अचानक से किए गए लॉकडाउन के ऐलान की वजह से दुकानों पर इतनी भीड़ जमा हो। पेटी है, लॉकडाउन है, 7 दिन के लिए बोला गया और पता नहीं कितने दिन तक चलेगा, कुछ कह नहीं सकते। मैंने 8 क्वार्टर लिए हैं, एक 9 क्वार्टर लिए हैं। सर 1 हफ्ते के लिए बंद रहेगा लॉकडाउन। पिछली बार भी लॉकडाउन में हमने 2,000 की विस्कियाँ खरीदी हैं। ये सिस्टम पहले हफ्ते 10 दिन पहले बताते तो लोगों को। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर और गोरखपुर में 26 अप्रैल तक पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने की बात कही है। आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में इन्हीं 5 शहरों में हालात सबसे ज्यादा खराब और नाजुक है। कोरोना वायरस के प्रकोप को लेकर दायर जनहित याचिका में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार से नाराजगी भी जाहिर की। दरअसल कोर्ट ने सरकार की ओर से दायर हलफनामे में संतुष्टि नहीं होने की बात कही। लॉकडाउन के फैसले के अलावा कोर्ट ने सरकार को कम से कम 2 हफ्ते के लॉकडाउन पर विचार करने को भी कहा। साथ ही 26 अप्रैल को सुनवाई की अगली तारीख भी दे दी। खास बात यह है कि इन दिनों प्रदेश में पंचायत चुनाव हो रहे हैं। सोमवार को लखनऊ और वाराणसी में वोटिंग हो रही है। इसके अलावा गोरखपुर, कानपुर और प्रयागराज में चुनाव हो चुके हैं। ऐसे में आज रात से जब लॉकडाउन लागू होगा तो इन जिलों में चुनाव खत्म हो चुके होंगे।
यूपी में रोज बढ़ते कोरोना वायरस के नए संक्रमण के बाद भी फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कंप्लीट लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है। सोमवार को टीम 11 के साथ समीक्षा बैठक में इसका संकेत उन्होंने दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश है कि ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के साथ कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के साथ सख्ती से पेश आया जाएगा। सीएम योगी ने साफ किया कि उत्तर प्रदेश पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाएगा। रोज संक्रमण के नए केस रिकॉर्ड संख्या में बढ़ने के बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली की तरह उत्तर प्रदेश में भी लॉकडाउन लग सकता था। यूपी में वीकेंड लॉकडाउन के साथ ही 25 से ज्यादा शहरों में रात 8 बजे से नाइट कर्फ्यू पहले ही लग चुका है। देश में कोरोना की वजह से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। वहीं विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है कि सत्तारूढ़ बीजेपी कोरोना पर लगाम लगाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। वहीं बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने जोर देते हुए कहा है कि देशवासियों को विपक्ष बरगला रहा है, जो कि सही नहीं है। उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि देश कोरोना से निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम है और कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए तमाम जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। की महामारी बहुत बड़ी है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर इस महामारी से युद्ध स्तर पर लड़ने की पूरी कोशिश कर रही। जितना ऑक्सीजन की कमी है वो पूरा किया जा रहा है, दवा की कमी को पूरा किया जा रहा है, बेड बढ़ाए जा रहे हैं। इस संकट की घड़ी में पूरी एकजुटता से सरकारें काम कर रही हैं और आइंदा कोई दिक्कत ना आए इसके लिए जो भी इंतजाम किए जा सकते हैं वो किए जा रहे हैं। खुद ऑक्सीजन की जो कमी हुई उसको लेकर उच्च स्तरीय बैठक भी हो गई है। दवा भी ज्यादा तादाद में बनाने के लिए उसको भी वॉर फुटिंग पर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर आज जिला अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तमाम अधिकारियों को हिदायत दी कि प्रदेश में लगातार कोरोना के केसों में इजाफा हो रहा है, लिहाजा हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को सख्ती के साथ कोरोना गाइडलाइंस का पालन करवाएं। इस दौरान उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ भी सुझाव दिए ताकि किसी भी तरह की कोई चूक न होने पाए। इस वर्चुअल मीटिंग में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि बढ़ते कोरोना पर अंकुश लगाने के लिए हम सबको स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी कोरोना गाइडलाइंस पर लाजिमी तौर पर अमल करना होगा, तभी हम सब मिलकर कोरोना के खिलाफ जारी जंग को जीत सकते हैं। देश के बाकी राज्यों की तरह ही बिहार में भी कोरोना के एक्टिव केस बेतहाशा सामने आ रहे हैं। नतीजतन सरकार ने राजधानी पटना में मॉल्स को बंद करने का ऐलान किया है। तस्वीरों में बाकायदा आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन मॉल्स में चहल पहल ना के बराबर हो गई है। बाजार में एक अजीब सी वीरानी छाई हुई है। मॉल्स में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार सरकार भी दिल्ली की ही तरह लॉकडाउन का ऐलान कर सकती है। आपको बता दें कि बिहार अपनी स्वास्थ्य सेवाओं की लचर व्यवस्था के लिए पहले से ही मीडिया के सवालों के घेरे में रहा है। शायद इसीलिए बिहार सरकार किसी भी तरह के बड़े खतरे को मोल नहीं लेना चाहती। वो गवर्नमेंट का गाइडलाइन कल शाम को मतलब दिन में ही पेपर के माध्यम से हम लोग जान चुके थे और शाम को लेट आवर में फिर उसके बाद जो उनका जो भी अधिसूचना निर्गत हुआ है वो व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग को मिला। और बीइंग एजीएम ऑफ पीएनए मॉल इमीडिएट हमने उसको मतलब अपने जो सबऑर्डिनेट कर्मचारी थे, हमारे मॉल मैनेजर, नीचे के असिस्टेंट, सिक्योरिटी मैनेजर, सिक्योरिटी चीफ, सब लोगों को डायरेक्शन दे रखा फोन पर रात में ही कि जो गवर्नमेंट का आया है सबको वो फॉरवर्ड किया और बोला कि जो इसी अनुसार हम लोग को सारे नॉर्म्स को फुलफिल करना है। जो भी दुकानें हैं सब बंद रहेगी। अब आगे जब भी सरकार जैसे जहां एक तरफ पूरा देश इस खतरनाक महामारी से परेशान है तो दूसरी तरफ बिहार भी इस महामारी से अछूता नहीं है। बता दें कि बिहार में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना की वजह से वॉरियर्स भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। इस कोरोना के कारण पुलिस कर्मियों की मौत भी हो रही है। इस कड़ी में बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी। की स्थिति पूरे बिहार सहित पूरे देश में हो गई है। बिहार में पुलिसकर्मी और उनके परिवार काफी इससे प्रभावित हो गए हैं। कल 2 पुलिस इंस्पेक्टर, एक मोतिहारी, एक विशेष शाखा की अचानक मृत्यु हो गई थी। आज सुबह क्यूल के थानेदार राजकिशोर प्रसाद की मृत्यु हो गई है। साथ ही अभी एक इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार, जिनका ऑक्सीजन लेवल काफी कम है, काफी चिंतित है, घर पर है।
मैं पुलिस मुख्यालय से संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूं, फोन लगा रहा हूं, नहीं हो पा रहा है। माननीय डीजीपी साहब को मैं कई बार फोन किया, बात नहीं हो पाई। उनके पीए से भी बात हमारी हुई, बोले कि हमसे बात कराया जाए। उनके व्हाट्सएप पर मैंने मैसेज किया है कि तत्काल पुलिसकर्मियों के इलाज के लिए बिहार के जितने सरकारी अस्पताल है कुछ बेड की व्यवस्था किया जाए। कोरोना योद्धा है। साथ ही पुलिस मुख्यालय से मैं आग्रह करूंगा कि एक ऐसे अधिकारी की प्रतिनियुक्ति किया जाए जो हम लोग से लाइनिंग हो, जो बीमार पुलिसकर्मी है उनका कहां से इलाज कैसे बेहतर होगा इसकी तत्काल व्यवस्था किया जाए। क्योंकि डीजीपी साहब पुलिस विभाग के प्रमुख है और सभी का अभिभावक है। अभिभावक का कर्तव्य है कि इस दुख की घड़ी में सभी पुलिसकर्मियों की समस्या को सुने, उसके समाधान के लिए प्रयास। दिल्ली वालों को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड-19 केयर सेंटर को दोबारा खोलने का फैसला किया है। दिल्ली के भाटी माइंस स्थित इस सेंटर को आईटीबीपी संभालती है। अगले 2 से 3 दिनों में इस सेंटर में 2000 बेड का संचालन शुरू हो जाएगा। सरदार पटेल कोविड-19 केयर सेंटर में आईटीबीपी और इसके डॉक्टरों की स्पेशल टीम के साथ पैरामेडिकल कर्मचारी कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज करेंगे। वहीं राधा स्वामी सत्संग व्यास की ओर से मरीजों के लिए भोजन और अन्य सुविधाएं मुफ्त में उपलब्ध करवाई जाएंगी। संक्रमण को लेकर कोविड सेंटर में हर मरीज को अलग से बिस्तर, कुर्सी, डस्टबिन और टॉयलेटरी किट दी जाएंगी। खबरों की माने तो रक्षा मंत्रालय की ओर से डीआरडीओ को दिल्ली स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड-19 केयर सेंटर को दोबारा खोलने का आदेश जारी किया गया है। साल 2020 में सरदार पटेल कोविड-19 केयर सेंटर को 10,000 बेड के साथ कोविड-19 क्वारंटीन फैसिलिटी के साथ शुरू किया गया था, जबकि 1000 बेड पर ऑक्सीजन की फैसिलिटी भी लगाई गई थी। तो दिल्ली वालों को सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड-19 केयर सेंटर को दोबारा खोलने का फैसला किया है। दिल्ली के भाटी माइंस में मौजूद इस सेंटर को आईटीबीपी संभालती है, यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। अगले 2 से 3 दिनों में इस सेंटर में 2000 बेड का संचालन शुरू हो जाएगा। सरदार पटेल कोविड-19 केयर सेंटर में आईटीबीपी और इसके डॉक्टरों की स्पेशल टीम के साथ पैरामेडिकल कर्मचारी कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज करेंगे। वहीं राधा स्वामी सत्संग व्यास की ओर से मरीजों के लिए भोजन और अन्य सुविधाएं मुफ्त में उपलब्ध करवाई जाएंगी। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। संक्रमण को लेकर कोविड सेंटर में हर मरीज को अलग से बिस्तर, कुर्सी, डस्टबिन और टॉयलेटरी किट भी दी जाएंगी। खबरों की माने तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ को दिल्ली स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड-19 केयर सेंटर को दोबारा खोलने के आदेश दिए। फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। गुरु तेग बहादुर ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵਰਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਗਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 19 ਜੂਨ 1665 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੀਪ ਚੰਦ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਰਾਣੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਪਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਗਰ ਦੀ ਦਾਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਏ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 11 ਨਵੰਬਰ 1675 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में 60 मिनट 60 खबरें।
कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमला करते हुए कहा है कि दिल्ली में मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि केजरीवाल फंड के पैसों से खुद का चेहरा चमका रहे हैं। के अंदर भले ऑक्सीजन की कमी की बात करें, वेंटिलेटर की कमी की बात करें, बेड्स की कमी की बात करें, एम्बुलेंसेस की कमी की बात करें, सारी की सारी कमियां आज दिल्ली के अंदर सामने दिखाई दे रही है। अरविंद केजरीवाल मॉडल, जिसके अंदर दो चीजों को उन्होंने प्राथमिकता दी थी, दिल्ली की हेल्थ व्यवस्थाएं और दिल्ली का खुद का एजुकेशन का पैटर्न। आज कोविड-19 के समय यह स्पष्ट हो गया कि दिल्ली के अंदर हेल्थ की व्यवस्था एकदम खत्म हो चुकी है। दुख की बात यह है कि अगर आज भी आप देखोगे इन अखबारों में, बड़े बड़े अखबारों में केजरीवाल जी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन कर रहे हैं। ये करोड़ों रुपए जो टैक्स पेयर्स के पैसों का है, इससे आप क्यों नहीं ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदते, क्यों नहीं ज्यादा वेंटिलेटर खरीदते? डेफिनेटली सेंटर को इंटरवीन करके जितनी भी स्टेट्स हैं, दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, जहां जहां ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है या किसी भी चीज की कमी है, वो कमी पूरी करनी चाहिए। परंतु स्टेट के मुख्यमंत्री को खुद ये भी समझना चाहिए कि जिस पैसे को आप अपने फेस को चमकाने में इस्तेमाल कर रहे हो, इस पैसे से जनता की उधर बीजेपी नेता केशव उपाध्याय ने महाराष्ट्र में बढ़ रहे कोरोना को लेकर राज्य सरकार पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार कोरोना को रोकने में पूरी तरह से विफल है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। जमाखोरी करने का आरोप प्रियंका गांधी ने लगाया है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जैसे बड़े नेता कम से कम थोड़ी जानकारी लेके तो आरोप कीजिए। क्या महाराष्ट्र में हालत है? महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी सत्ता में है, लेकिन यहाँ हर मरीज, यहाँ सबसे बड़ी संख्या मरीजों की कोरोना की है और हर मरीज ऑक्सीजन के लिए, बेड के लिए, इंजेक्शन के लिए तरस रहा है। महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से विफल है, जिसमें आपकी पार्टी है। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम सेवा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ भी रोड़ा डालने का काम कांग्रेस पार्टी और महाराष्ट्र की सरकार कर रही है। महाराष्ट्र की सरकार से कम हिसाब तो पूछिए, फिर दूसरों। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना संक्रमित होने के बाद उन्हें दिल्ली एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। बता दें कि रविवार को मनमोहन सिंह ने कोरोना संकट को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी के जरिए उन्होंने सरकार को कई सुझाव दिए थे। फिलहाल पूर्व पीएम खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की जा रही है। चिट्ठी में मनमोहन सिंह ने कहा था कि सरकार को यह बताना चाहिए कि अलग अलग वैक्सीन को लेकर क्या आदेश है और अगले 6 महीनों में डिलीवरी होने का स्टेटस क्या है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को यह संकेत देना चाहिए कि पारदर्शी फॉर्मूले के आधार पर राज्यों में उनकी अपेक्षित आपूर्ति को कैसे वितरित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने आज बिलासपुर में स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कोविड-19 स्थिति की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वरिष्ठ डॉक्टरों द्वारा लगाए गए मरीजों को देखना चाहिए। यह संकट बहुत अलग तरह का है, लेकिन हमें जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा। हेल्थ डिपार्टमेंट के सभी डॉक्टर के साथ पैरामेडिकल स्टाफ, सारे जितने भी हैं, उनको इस बात को लिए व्यवहार में बहुत परिवर्तन करना है। वही वहां पर जो है सेवा कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, वहां पर काम करें, अच्छी से काम करें। हम इस बात से सहमत हैं कि इसकी संकट बहुत अलग तरह का, बहुत परेशानी का है, दौर है, लेकिन इस सारी चीज में हम जिम्मेवारी के साथ काम करें, ये बहुत आवश्यक है। सीनियर डॉक्टर विजिट करें और विजिटिंग थोड़ा उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाई। ऐसा नहीं है कि आज किया और आज के बाद फिर कल करेंगे। इसमें इंश्योर करना चाहिए कि कम से कम वार्ड में पेशेंट को जो वहां देखने के लिए डॉक्टर कितनी बार जा रहे हैं, इसका एक पूरा स्टेट की ओर से बना करके तो दिया हुआ आप लोगों ने, लेकिन फिर भी उसके बाद उसको मॉनिटर करने का मैकेनिज्म बाकी अच्छा है। हम तो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल के सभी के बड़े आभारी हैं। वो इतने संकट के क्षण में वो बहुत इसके साथ काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और अपने जीवन को संकट में डाल करके कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों पर ही भरोसा है, आप लोगों पर विश्वास है और आप लोगों पर जो है एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी, उस जिम्मेवारी को निभाना है। और जहां तक जो पंचायती राज संस्थाओं के जो हमारे चुने वो प्रतिनिधि, उनके जिम्मे काम लगाओ। अगर किसी पंचायत में 4 लोग हैं, जिम्मेवारी लगाओ, वार्ड मेंबर वहां पर जाए, पंचायत का प्रधान जाए, उस परिवार से मिले, उस परिवार से मिल करके उनके लिए क्या मदद वो कर सकते हैं, वो सारी। बढ़ते कोरोना वायरस की दहशत को देखते हुए गुजरात सरकार और डीआरडीओ ने मिलकर अहमदाबाद में 900 बेड का कोविड अस्पताल बनाने का फैसला किया है। आपको बता दें कि इस अलहदा किस्म के अस्पताल में केंद्र 25 डॉक्टर और 75 पैरा मेडिकल स्टाफ भेजेगा।
जो यहां अपनी सेवाएं देंगे। साथ ही DRDO इसे अपने संसाधनों से विकसित करेगा। इसमें ICU, ऑक्सीजन और कोविड-19 के इलाज के लिए तमाम जरूरी सुविधाएं लोगों को मुहैया करवाई जाएंगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जरूरत पड़ने पर इसमें 500 बेड और बढ़ाए जा सकते हैं। यह अस्पताल आगामी 2 सप्ताह में बनकर तैयार हो जाएगा। दरअसल गुजरात में कोरोना संक्रमण बेकाबू होते देख गुजरात सरकार ने केंद्र सरकार से मदद मांगी थी, जिसे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंजूर कर लिया। हरियाणा के पलवल में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स के नेतृत्व में कोविड-19 जागरूकता साइकिल रैली निकाली गई। रैली का शुभारंभ जिला और सत्र न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर ने हरी झंडी दिखाकर की। इस अवसर पर मुख्य न्याय अधिकारी सचिव पीयूष शर्मा और हिंदुस्तान स्काउट्स और गाइड्स के राज्य कमिश्नर श्री प्रसाद शर्मा भी मौजूद रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव पीयूष शर्मा ने कहा कि देश में कोविड-19 की दूसरी लहर चल रही है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रति लोगों ने एहतियात बरतनी चाहिए। आज हम निकाल रहे हैं कोविड प्रिवेंशन के लिए निकाल रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कोविड की अब दूसरी लहर ने देश को जकड़ रखा है और लोग भी लापरवाह हो गए हैं। तो ये जागरूकता फैलाने के लिए कि मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहिए। उसके लिए आज DLSA पलवल ने हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स के साथ मिलकर ये जागरूकता रैली निकाली। क्या मैसेज दिया जा रहा है सर? इसमें यही मैसेज दिया जा रहा है कि कोविड से बचाव ही एकमात्र उपाय है। अगर आप वैक्सीनेशन भी लगवा। फिलहाल वक्त हुआ एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। गुरु तेग बहादुर सिमरिए। समूह नानक नाम लेवा सतपिता, बहुत ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤ ਟੋਲਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਢਾਕਾ ਵਿਖੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤਾ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ ਜੋ ਮੇਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਨੀਲ ਖੇਤ ਰੋਡ ਸ਼ਾਹਬਾਗ ਢਾਕਾ ਵਿਖੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬੀੜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਵਿਖੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। मध्य प्रदेश के भिंड के कांग्रेस के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने अपने गृह निवास लाहौर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा समेत बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। कोरोना काल में घर से बाहर निकलने पर पुलिस को जनता को मुर्गा बनाकर लाठियां भाजने वाले वायरल वीडियो के बाद लाहौर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार कोरोना काल में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य देने के बजाय उन पर लाठी डंडे बरसा रही है। पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करने वाली यूपी पुलिस और मध्य प्रदेश की पुलिस पर कड़े शब्दों में निंदा की है। साथ ही मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से इन पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं आपको बता दें कि यह वायरल वीडियो भी पूर्व मंत्री ने जारी किया है। एएनबी न्यूज हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। मध्य प्रदेश में कोविड-19
कोरोना जैसी गंभीर बीमारी को संभालने में पूरी तरह से असफल हो चुके हैं और प्रदेश में न तो वेंटिलेटर की व्यवस्था कर पा रहे, न ऑक्सीजन की व्यवस्था अस्पताल में हो रही, न आवश्यक जो इंजेक्शन और दवाएं हैं वो भी प्रदेश में पूरे कमी आ गई है। पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। तो शिवराज सिंह जी इसकी खींच जगह जगह बड़े महानगर इंदौर में और अब दतिया में गृह मंत्री का जिला होते हुए भी दतिया की बड़ौनी की पुलिस, दतिया की पुलिस और भांडेर की पुलिस ने आम जनता पर अत्याचार ढा रखा है। अगर कोई व्यक्ति बाजार में आवश्यक काम के लिए निकलता है सब्जी लेने तो उस पर लाठियां बरसाई जाती हैं, मुर्गा बनाए जा रहे हैं, लोगों को अपमानित करने के लिए कान पकड़कर बैठकें लगवाई जा रही हैं और बेरहमी से पुलिस वाले हाथ उठा उठा कर मार रहे हैं। इस प्रकार के वीडियो और फुटेज सभी जगह चल रहे हैं, लेकिन आज तक एमपी के शिवपुरी जिले में भी कोरोना का संक्रमण भयावह रूप धारण करता हुआ नजर आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार लोगों से जांच कराने की अपील की जा रही है। जनता अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर अपनी कोविड की जांच कराए, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। लेकिन जिला अस्पताल में हो रही जांच की कलई तब खुल गई जब घंटों तक लाइन में लगे रहने के बावजूद भी लोगों की जांच नहीं हो पाई। उन्हें 3 दिन बाद आने के लिए कह दिया गया और हद तो तब हो गई जब इस बारे में शिवपुरी जिला अस्पताल के सिविल सर्जन राजकुमार ऋषिधर से पूछा गया तो उन्होंने बेतुका बयान देते हुए कहा कि कुछ लोग अस्पताल में शौकिया तरीके से जांच कराने पहुंच रहे हैं। हालांकि बाद में सिविल सर्जन ने कहा कि शौकिया का मतलब डर से है। उसके लिए कई लोग केवल शौकिया भी आ सकते हैं, लेकिन जिसकी ज़रूरत है वास्तव में उसकी जांच हो जाए वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सैंपलिंग का और टेस्टिंग का भी अपना एक वो है, एक क्राइटेरिया है कि 4 से 5 दिन बाद अगर करवाते हैं तो अपने टेस्ट में ज़्यादा रिजल्ट सही आते हैं। नहीं तो अनावश्यक आदमी का अगर पहले टेस्ट हो गया वो नेगेटिव आएगा रिजल्ट में, हालांकि हो सकता है कि वो पॉजिटिव हो। तो इस कारण भी रीज़न है कि उतने दिन उसको हो जाए तब तक वो दवाई खाए, उसके बाद टेस्टिंग। तो सर क्या आप मानते हैं कि शिवपुरी जिले में शौकिया तरीके से भी लोग वक्त टेस्टिंग कराने जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं? शौकिया नहीं, डर के कर रहे हैं। अभी आपने कहा था सर शौकिया का मतलब ये होता है डर। शब्दों पर ना जाएं, शब्दों की व्याख्या हर एक कोई करने में माहिर होता है, शब्दों पर ना जाएं। बेसिकली ये है कि डर के कारण जो मीडिया सहयोग करना चाहिए कि उस डर को दूर करने में वो अपना सकारात्मक रूप निभाए, उसके लिए तो ज़्यादा अच्छा। मध्य प्रदेश के भिंड में प्रशासन चाहे भले ही लाख दावे करे, लेकिन ये वायरल वीडियो कुछ और ही बयां कर रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या कोरोना के इलाज के नाम पर यहां मरीजों के साथ खिलवाड़ हो रहा है? कोरोना पीड़ित व्यक्ति आज रैपिड जांच करवाकर जिला अस्पताल में भर्ती हुआ था। पीड़ित का कहना है कि भर्ती होने के करीब 3 घंटे बाद भी उसे डॉक्टर देखने नहीं पहुंचे। पीड़ित को परेशानी के चलते हॉस्पिटल कैंपस के बाहर धरने पर बैठना पड़ा। कोरोना मरीज चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि उसने स्टाफ के लोगों से अपील की कि उसे सांस लेने में परेशानी हो रही है, लेकिन बावजूद इसके कोई भी डॉक्टर उसे देखने तक नहीं पहुंचा। डॉक्टर मुझे अटेंड नहीं कर रहे, 3 घंटे से लेटा दिया वहां ले जाके। अरे कोई अटेंड नहीं कर रहा ना यार डॉक्टर। कोविड पेशेंट है, वो कह रहे हैं क्लियर। पॉजिटिव हूँ, मुझे जाके लेटा दिया वहाँ पे पल्स मीटर तक लेके नहीं आ रहे। 3 घंटे से डाल रखा है। मैं बोल रहा हूँ उसमें से कुछ खाया नहीं है। नहीं लगा या तो बुला लो पूरा प्रशासन को, सीएमओ को बुला लो। हम ये मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते स्थिति काफी भयावह होती नजर आ रही है। जहां एक तरफ कोरोना की चपेट में आने से लोग जान गंवा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी के चलते लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस ने अस्पताल कर्मी, कालाबाजारी करने वाली महिला नर्स और उसके 2 अन्य साथियों को धर दबोचा। बता दें कि आरोपी लाचार मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन 70,000 रुपए में बेचने की कोशिश कर रहे थे। बताया जा रहा है कि राजेंद्र नगर पुलिस ने इस मामले में बारोड अस्पताल की नर्स के साथ उसके पिता को भी गिरफ्तार किया है। इनमें से एक आरोपी एमआर है और दूसरा आरोपी उसका भाई है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।
कल दिनांक को रेमडेसिविर की कालाबाजारी का एक मुकदमा दर्ज हुआ था और आरोपी से विस्तृत पूछताछ करने पर यह बात सामने आई थी कि बारोड हॉस्पिटल की एक नर्स और एक जो है मेडिकल सपोर्टर जो है उसमें इस तरह की कालाबाजारी कर रहे हैं, जिनसे यश नाम के एक व्यक्ति के माध्यम से उनसे बात करवाई और बताया कि कोई परिजन एडमिट है और नर्स के द्वारा कहा गया कि 35,000 में वो इंजेक्शन अवेलेबल हो जाएगा। जब उससे और विस्तृत से चर्चा करवाई गई तो उसने कहा कि दूसरा इंजेक्शन के लिए मैं किसी को बोलूंगी, वो आके वो इंजेक्शन ले आएंगे, आप लोग 70,000 रुपये लेकर आ जाइए। वहाँ मौके पर यश के साथ मैं थाना प्रभारी और कुछ हमारे थाना का स्टाफ जो है सिविल में गया, बाकी लोग वर्दी में थे और जो है उनको ट्रैप किया गया। जब उनके द्वारा एक इंजेक्शन दिया गया उसके बाद 35,000 की जो मांग की गई उस वक्त पे उनको गिरफ्तार किया। बाद दूसरा जो इंजेक्शन के लिए 2 लोगों को उन्होंने बुलवाया था, जब वो आए तो उनको गिरफ्तार किया। इस प्रकार जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है जिसको कलेक्टर महोदय ने आवश्यक वस्तुओं के श्रेणी में रखा है और इस तरह उसकी कालाबाजारी हो रही है, तो इंजेक्शन वो 70,000 में देने का प्रयास कर रहे थे। इनको एमपी के रीवा जिले में आपराधिक घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। दरअसल नष्टी गांव में थाना प्रभारी विजय सिंह परिहार अपने स्टाफ के साथ कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले एक खुली दुकान को बंद करवा रहे थे, तभी बौखलाए ग्रामीणों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया, जिसमें थाना प्रभारी समेत अन्य स्टाफ को काफी चोटें आई हैं। घटना की जानकारी मिलते ही अन्य थानों से पुलिस बल मौके पर पहुंची और घायल पुलिस कर्मियों को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। इसके बाद उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल रीवा भेज दिया गया। हालांकि 30 से ज्यादा बदमाशों के विरुद्ध हत्या के प्रयास समेत अन्य कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, जिसके तहत 1 दर्जन आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई है। प्रभारी विजय सिंह परिहार अपने स्टाफ के साथ में परमार के कस्बा क्षेत्र में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए निकले थे। उसी दौरान एक दुकान खुली पाए जाने पर उनके द्वारा उस दुकान को बंद कराया गया, जिसका विरोध के लिए ग्रामीण जन इकट्ठे हो गए। ग्रामीण जन द्वारा उसका विरोध किया गया और यूपी के देवरिया में भी मास्क न पहनने पर अब जुर्माना लगाया जाएगा। इसको लेकर एक व्यक्ति का कहना है कि मास्क न पहनने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वहीं देवरिया एसपी श्रीपति मिश्र का कहना है कि 2 दिन पहले एक व्यक्ति को 1,000 रुपए का चालान काटा गया। और फिलहाल वक्त हुआ एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। किसान पंजाब दी जिंद जान ਹਨ। कैप्टन अमरिंदर सिंह ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1975 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1871 ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 2800 ਵਾਧੂ ਆਰਜ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਖੋਲੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਹਫਤੇ ਦੇ 7 दिन जारी रहेगी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स, टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANB न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। एमपी के इंदौर में कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राधा स्वामी सत्संग ब्यास में कोविड केयर सेंटर की शुरुआत हो रही है। राधा स्वामी सत्संग प्रशासन के मुताबिक 6,000 बेड की सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य है। पहले चरण में 600 बेड की सुविधा 2-3 दिन में शुरू की जाएगी। काम कर रही है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। मुख्यमंत्री स्वयं प्रयासरत हैं, प्रयत्नशील हैं, कोशिश कर रहे हैं और सबको दिशा निर्देश भी दे रहे हैं।
मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी से अनुरोध कर रहा हूं कि जो राधा स्वामी सत्संग है, हम जब एक अनुरोध लेकर मुख्यमंत्री जी का प्रस्ताव लेकर उस ट्रस्ट में गए थे, तो बाकी में राधा स्वामी सत्संग के सभी सम्मानित सदस्यों को मैं मुख्यमंत्री की तरफ से उनको धन्यवाद देता हूं और इंदौर की जनता की तरफ से भी बहुत कृतज्ञता वादित करता हूं, आभार मानता हूं। धन्यवाद इसलिए देता हूं कि उस भूमि का एक ईश्वर रूपी। बीजेपी नेता अतुल बातखलकर ने राज्य के मंत्री नवाब मलिक पर कार्रवाई करने को लेकर राज्यपाल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो हम आगे मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की उम्मीद लगाएंगे। अल्पसंख्यक मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक जी ने 2 दिन पहले केंद्र सरकार के खिलाफ बेबुनियाद विदाउट एनी प्रूफ इल्जाम लगाए कि केंद्र की सरकार रेमडेसिविर सप्लाई करने वाले कंपनियों को धमका रही है। इसके कारण महाराष्ट्र के जनता के मन में भय पैदा हुआ। महाराष्ट्र की जनता के मन में केंद्र सरकार के बारे में एक संशय निर्माण हुआ। साथ में यहाँ अपने को रेमडेसिविर नहीं मिल सकता है। इसके कारण लोगों ने बड़ी संख्या में मुंबई छोड़ने का निर्णय किया। उसके कारण एपिडेमिक एक्ट के अंतर्गत भी बड़े संख्या में लोग इकट्ठा आए। तो 153A और एपिडेमिक एक्ट के अंतर्गत नवाब मलिक जी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मैंने आज दिंडोशी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दाखिल की है। उनके खिलाफ एफआईआर करना चाहिए, ये मेरी मांग है। निरंतर शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है, अगला कदम क्या होगा? मैंने अनिल देशमुख जी के खिलाफ समतानगर पुलिस स्टेशन में इसी प्रकार की कंप्लेंट की थी। आज हाईकोर्ट के ऑर्डर से सीबीआई उनकी जांच कर रही है। यदि मुंबई की पुलिस इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेगी तो आने वाले दिन में हम उच्च न्यायालय में भी जाएंगे। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के गांव सैफई में प्रधान चुनने को लेकर पहली बार वोट पड़े। प्रधान पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होने के बाद मुलायम सिंह के करीबी बुजुर्ग रामपाल वाल्मीकि का नाम समाजवादी परिवार ने तय किया था, लेकिन मुकाबले में 32 वर्षीय विनीता के सामने आने से निर्विरोध निर्वाचन की परंपरा पर एक तरह से ब्रेक लग गया। सैफई के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए सुबह से ही कतारें लगी रही। आपको बता दें कि इससे पहले सैफई गांव में हमेशा निर्विरोध प्रधान निर्वाचित होता रहा है। साल 1971 से लगातार प्रधान चुने जा रहे दर्शन सिंह यादव का पिछले साल 17 अक्टूबर 2020 को निधन हो गया था। इस बार चुनाव लड़ रहे रामफल भी दर्शन सिंह की तरह ही मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी हैं। रामफल के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरी विनीता साधारण किसान परिवार से हैं। उनके पति भूपेंद्र सिंह खेतीबाड़ी करते हैं। माना जा रहा है कि उनके चुनाव लड़ने के पीछे शिवपाल सिंह यादव का हाथ है। देखिए, समाजवादी पार्टी को सैफई के लोगों ने ही बनाया और सैफई के लोगों का हमेशा आशीर्वाद रहा। और पूरे इटावा मैनपुरी आसपास के जिन जिलों में आज चुनाव विशेषकर हो रहा है, कन्नौज में हो रहा है, इटावा में है, मैनपुरी में है, तो मुझे इस उम्मीद है कि पंचायत चुनाव में जो समाजवादी साथी हैं मैदान में, जिनको पार्टी का समर्थन है, वो सभी लोग एक तरफा जीत के जाएंगे और ऐतिहासिक वोटों से भी जीतेंगे। अब वो है यार, राजनीति का बड़े चक्कर होता है, कोई कब रुपया दे तो कब कुछ जो है, ऐसे होएगा। तो अब जो बताओ कि सबरी सीटें को जीत रहा हो, कौन सी जीते? तो रामफल प्रधानी जीती है और जिला पंचायत की अंसल जीती है। अच्छा, तो अब जो मान के चलें कि समाजवादी पार्टी की सब सीटें आई हैं। अब का वो एक आध घर। रोहतक जिले के सबसे बड़े गांव मोखरा में ग्रामीण सर छोटूराम पार्क में इकट्ठा हुए। ग्रामीणों ने बताया कि जो शमशान घाट पहले था वहां से हटाकर दूसरी जगह बनाकर सरकार और गांव के जेजेपी नेता की मिलीभगत से ये काम हो रहा है। मोखरा गांव के ग्रामीणों ने बताया कि हमारे गांव के 7 लोगों के खिलाफ बीडीओ और गांव के जजपा नेता हरज्ञान ठेकेदार और कुछ 2-4 आदमियों की मिलीभगत की वजह से मुकदमा दर्ज करवाया गया है। हम आंदोलन को मजबूर हो जाएंगे। ग्रामीणों का कहना है कि अगर सरकार और प्रशासन शमशान घाट की जगह उसी जगह पर नहीं बनाती तो रोड जाम कर लंबा आंदोलन चलाया जाएगा।
है, हमारे मर्दा ने ठिकाना नहीं किते 8 मानस मर लिया, 8 जगह फूक दिए, को सरकार को नहीं मरदा कोई भी है, ताड़ा मुंदे हैं। अच्छा नुका देखा खो थारा मरा थारा बारना फूकांगे क्या किते वही है, थारे गाँव में वही है, लाठी चार्ज हो जाएगा, 8 मानस मर जाएंगे, 20 दिन पुलिस पड़ करेगी, छोटू राम की नाड़े तारी उसका कोई तमता नहीं करे, 95 मुड़ा फूकन लगे थे, हमारी शमशान घाट उड़े रहेगा, 85 में फूक। हाँ प्रशासन से बार बार यह गुहार लगा रहे हैं कि ऑन द रिकॉर्ड हमारी जो शमशान भूमि है वहां पर हमारा शमशान घाट बनाया जाए। ये सामाजिक तौर पे बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि जब भी किसी का निधन हो जाता है तो गांव गुआंढ के रिश्तेदार आवे हैं, हमने दाह संस्कार करने के लिए जगह नहीं मिल रही। मैं 36 बिरादरी की तरफ से प्रशासन से ये गुहार लगा रहा हूँ कि हमारा शमशान घाट रिकॉर्ड में जहाँ है वहाँ हमारा शमशान घाट बनाया जाए। और गांव के कई साथी हैं जिनके खिलाफ बीडीओ ने नाजायज मुकदमा दर्ज करवाया है, वो उनके नाम काटे जाएं। और जिन लोगों ने पहले चौधरी छोटू राम जी की प्रतिमा को खंडित कराया था और अब शमशान घाट जहां पर रास्ता भी नहीं है वहां पर 4 दीवारी बनाई, उनके खिलाफ मुकदमा बनाया जाए। अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो मजबूरन हमें गांव और 36 बिरादरी ने सरकार के खिलाफ एकजुट होकर। कई बार इंसान एक छोटी सी गलती का इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ जाता है कि उसकी सजा मानो लम्हों की होती है और सजा सदियों को भुगतनी पड़ती है। ऐसी ही एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है पंजाब से, जहां पर एक कैदी को पाकिस्तान ने रिहा किया, जो कि तकरीबन 20 साल पहले गलती से सीमा पार कर पाकिस्तान चला गया था, जिसके बाद उन्हें पाकिस्तानी रेंजर्स ने गिरफ्तार किया। लाहौर की कोट लखपत जेल में अपनी जिंदगी के बेशकीमती 20 साल गुजार देने वाले धर्म सिंह की कहानी वाकई रोंगटे खड़े करने वाली है। यानी लहंदे पंजाब ने चढ़दे पंजाबी मुंडे को ऐसी सजा दी जिसको धर्म सिंह ही नहीं बल्कि उनके परिवार को भी 20 साल भुगतना पड़ा। फिलहाल वक्त हुआ एक और ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। किसान पंजाब दी जिंद जान हन। कैप्टन अमरिंदर सिंह दी अगवाई वाली पंजाब सरकार हर पक्ष तो किसानां दे नाल खड़ी है। मौजूदा साल विच कणक दी खरीद 10 अप्रैल तो शुरू होके 31 मई तक चलेगी। इस बार कणक दा घट्टो घट समर्थन मुल 1975 रुपए प्रति क्विंटल निश्चित किया गया है। पंजाब मंडी बोर्ड वालों एलाने खरीद केंद्रां दी गिनती 1871 है ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 2800 ਵਾਧੂ ਆਰਜ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਖੋਲੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। हरियाणा के फरीदाबाद में देर रात अपने घर बल्लभगढ़ लौट रहा एक युवक अपने घर जा रहा था। दरअसल रात के समय जब युवक घर लौट रहा था तो कुछ बदमाशों ने इको गाड़ी आगे लगाकर उसे गाड़ी को रुकवा लिया और कान पर गन लगाकर उसका अपहरण कर लिया। मामले में अपहरण करने के बाद युवक की हत्या की गई। वहीं इस घटना में मृतक के परिजनों की माने तो वो देर रात तक अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहा था। उसी समय सेक्टर 2 में बदमाश उसको जबरन हथियारों के बल पर अपहरण करके ले गए और उसकी हत्या कर दी। परिजनों ने बताया कि मृतक की किसी से कोई रंजिश नहीं थी। को में सूचना मिली थी 11, साढ़े 11, 12 बजे के आसपास, जिसके ऊपर हमने दरखास्त ली कि आदेश मित्तल हैं ज्योति गांव के अंदर जिनका काम है और यहाँ सेक्टर 2 में रहते हैं, उनके जो भांजे उन्होंने मोहित ने ये कंप्लेंट दी थी। इसके ऊपर कार्रवाई की गई और पर्चा दर्ज किया गया किडनैपिंग का। और जिनकी डेड बॉडी सुबह 6 थाने के एरिया में मिली है तो वहाँ से 302 का अभियोग इसके अंदर भी अंकित कर लिया गया और इसमें कार्रवाई अभी जारी है। किस चीज़ से हत्या हुई है सर? ये वो अभी पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, यहाँ पे डेड बॉडी यहाँ बीके हॉस्पिटल में, तो पोस्टमार्टम होने के बाद ही पता लग पाएगा कि क्या चीज़ें। तो कोई 8:45 बजे गाँव से निकला
घर के नहीं, घर के पास मोड़ है सेक्टर 2 का, उसमें जैसे ही उसने गाड़ी मोड़ी, वो इको गाड़ी आई आगे से, उसमें टक्कर मारी। टक्कर लगते रही, वो बाहर निकला, बाहर निकलते उनके कनपट्टे पे बंदूक रख दी। जीना जब्ती हुई, जब वो काबू नहीं हो रहा तो उन्होंने हवाई फायरिंग करी। फायर करने के बाद वो थोड़ा ढीला था, आदमी पड़ जाता है, उसके बाद उनकी गाड़ी में बैठे। कौन लोग थे? कोई नहीं, कुछ नहीं पता, कोई रंजिश नहीं है जी हमारा आज तक। गदरपुर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एसएसपी के निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया था। इस पर काम करते हुए टीम को बदरपुर क्षेत्र में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस क्षेत्र अधिकारी दीपशिख अग्रवाल ने बताया कि गदरपुर पुलिस एसओजी और एंटी ड्रग्स टास्क फोर्स की एक संयुक्त टीम ने गदरपुर के करतारपुर रोड पर एक मकान पर छापा मारा और वहां पर एक दंपति को स्मैक बेचते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मौके से 53 ग्राम स्मैक और लगभग 1.5 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई है। ये दंपति पूर्व में भी स्मगलिंग के जुर्म में जेल जा चुका है। कल मुखबिर की सूचना पे एडीटीएफ एसओजी और थाना गदरपुर की टीम ने एक छापेमारी करी, जिसमें 2 व्यक्तियों को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है। जो लगभग स्मैक का अमाउंट है वो 54 ग्राम है और इसकी कीमत लगभग मार्केट में 5 लाख तक की होगी। और जो दोनों व्यक्ति हैं, इनका पुराना इतिहास भी, आपराधिक इतिहास है। ये दोनों ही एनडीपीएस एक्ट में पहले भी जा चुके हैं और इनके साथ लगभग 1.5 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं। देखिए, इसमें दोनों ही व्यक्तियों को गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। इसके अलावा इनसे पूछताछ की गई, जिसमें इनके कुछ पासबुक्स भी बरामद हुई हैं और जिसकी अभी जांच की जा रही है, जिसमें संभवतः स्मैक से अर्जित जो पैसा है वो मिला है। देखिए, आगे की कार्रवाई अभी की जाएगी, इसमें जांच की जा रही है, जो उनके पासबुक और अकाउंट्स हैं उसकी जांच कर। रविवार सुबह कोटद्वार से पौड़ी जा रही एक रोडवेज की बस में एक युवक की मौत हो गई। युवक का शव बस की फर्श पर खून से लथपथ पड़ा हुआ मिला। मृतक के परिजनों ने बस चालक के खिलाफ लैंसडाउन पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर बस चालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर बस को लैंसडाउन कोतवाली लाकर सीज कर दिया। मृतक के पिता की ओर से दी गई तहरीर में उन्होंने चालक के खिलाफ तेजी व लापरवाही से बस चलाने का इल्जाम लगाया। कोतवाल ने बताया कि तहरीर के आधार पर बस चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बस को कोतवाली लैंसडाउन लाकर सीज किया गया है। शिव सिंह, उनके पिता का नाम बीर सिंह, ये चित्रसैंण थैलीसैंण के पास में गांव है, वहाँ के थे। चंडीगढ़ से आए थे और अपने गांव जा रहे थे रोडवेज की बस से। सुबह 6 बजे के लगभग हादसा हुआ। तो ये आशंका जताई जा रही है कि संभवतः या तो इनका सर बाहर होने के कारण किसी और वाहन से टकराए या किसी टहनी से, या बस ज़्यादा अंदर चली गई किसी चीज़ से टकराए, जिससे कि शायद इनकी मौत हो गई। इस बात की जाँच की जाए। हरियाणा के चरखी दादरी के अनाज मंडी और 6 परचेज सेंटरों में अब तक 4,60,000 क्विंटल अनाज की आवक हो चुकी है, जिसमें से 2 लाख क्विंटल लिफ्टिंग भी कर दी गई है। वहीं उठान कार्य धीमा होने के कारण मंडियों में शेड भरे पड़े हैं। इस दौरान मंडी सेक्रेटरी ने बताया कि 2 दिन मौसम खराब और बरसात होने से उठान कार्य में कमी आई है। उन्होंने बताया कि उठान कार्य में तेजी लाने के लिए उपायुक्त ने ट्रांसपोर्टर्स के साथ मीटिंग की है और जरूरी निर्देश दिए हैं। वहीं मंडी सचिव ने बताया कि बरसात और मौसम खराब होने की वजह से आढ़तियों को तिरपाल रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि मौसम खराब हो तो फसल को तिरपाल से ढका जा सके। सर, ये रिपीट आ रही खबर, अगली खबर। उत्तराखंड के रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के भंगेड़ी गांव में देर रात एक महिला ने पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया है, लेकिन सिविल अस्पताल कोतवाली क्षेत्र के भंगेड़ी गांव निवासी एक महिला का शव देर रात उसके ही घर में पंखे से लटका हुआ मिला। महिला के शव को पंखे से लटका हुआ देखकर महिला के परिजनों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद महिला के घर के आसपास के लोग काफी भीड़ में जमा हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के शव को पंखे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया गया। भंगेड़ी से हूँ, मेरा नाम अब्दुल गफ्फार है।
इस रेशमा इसका नाम था। ये जहीद की वाइफ है, सरदने की रहने वाली थी। अब से 4 साल पहले शादी हुई थी। दूसरी शादी थी इनकी, पहली घरवाली इनकी मर गई थी। तो रात में फ़ोन आया मेरे पास 1 बजे कि भाई इसने पंखे से लटक के फांसी खा ली और अंदर से दरवाज़ा बंद रखा। मैं वहाँ गया, वहाँ जाने के बाद मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस आई, अपनी मौजूदगी में उसको उतार के मोर्चरी में रखवा दी। क्या परिवार में किसी तरह का कोई घर क्लेश था या कोई और? ये है, थोड़ा नशा का पता चला कि नशा करती थी बहुत ज़्यादा। वो मौके पे से वो जो थी ना आपत्तिजनक चीज़ें सब लेकर आए, जितनी भी नशे की चीज़ें। इस महिला के जो पति हैं वो क्या क्या ये करते थे? वो तो दूध का काम। हरियाणा के कैथल के सरसा नहर ब्रांच के पास सुबह एक दुखद हादसा हो गया। नहर के पास एक गाड़ी रोड पर एंट्री करते वक्त दूसरी गाड़ी के साथ भिड़ गई। गाड़ी में सवार 6 लोगों में से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं। ये सभी लोग भनभोरी मेले के लिए जाने का प्लान बना रहे थे, लेकिन इनका प्लान बदल गया और सभी लोग घर वापस जाने लगे। तभी सड़क पर एंट्री करते वक्त इनकी गाड़ी दूसरी गाड़ी के सामने आ गई और ये हादसा हो गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को कैथल के नागरिक अस्पताल लाया गया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने दूसरी गाड़ी के ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच को शुरू कर दिया है। तो वहीं स्थानीय लोगों का इल्जाम है कि यहां अक्सर इस तरह से हादसे होते रहते हैं, मगर प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं देता। एएसआई अजमेर सिंह है, थाना तितरन। एक एक्सीडेंट का मामला सामने है, क्या पूरा मामला है? ये पीटीआई कैथल से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक्सीडेंट में चनाना नहर के पास एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 3 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है और 3 इंजर्ड है। कार्रवाई जारी है। तो कैसे एक्सीडेंट हुआ ये पता लग सके? ये ड्राइवर खुद गाड़ी चला रहा था। ये गलत लापरवाही से चला रहा था। संजय है ये। कहाँ जा रहे थे बच्चे? ये क्लास से कैथल किसी को छोड़ने आए थे, रिश्तेदार को। कितने लोग थे गाड़ी में? 6 लोग थे। तो सर जो एक्सपायर है उनके क्या नाम है सर? उनके नाम है, एक है संदीपाल स्नोक कृष्ण है, दूसरे का नाम है सन्नी स्नोक राजेश है, तीसरा का नाम है अंकित स्नोक सुरेंद्र। सर सभी किलायत के रहने वाले हैं, सभी वाल्मीकि समाज से। घायल कितने हुए? घायल 3 घायल। सर क्या कुछ कार्रवाई हुई है? 174 की कार्रवाई की गई है। 100 पर्चा दर्ज किया गया है संजय के खिलाफ, जो चालक था। चालक के खिलाफ पर्चा दर्ज किया? चालक के खिलाफ पर्चा। ये सर हम बनबोरे जा रहे थे जी, मेले पे जाने की तैयारी थी। तो 4-5 मेरे पास मतलब क्लास से आ रहे थे। तो हम गए मतलब जाने लगे तितरन मोड़ पे। तो उस टाइम हमारा अचानक बोले एक बंदा नाटिका कहने लगा भाई रहने दो। मैंने मना कर दिया भाई हम गाड़ी वापस। कौन सी गाड़ी थी? सर इंडिगो गाड़ी थी। कितने आदमी थे? 6 आदमी थे सर। बनबोरी जा रहे थे कि आ रहे थे? नहीं, बनबोरी जाने की तैयारी थी सर। हमने वापसी घुमा ली गाड़ी कैथल की तरफ। हाँ, वहाँ से हम रिलायंस के पेट्रोल पंप पे रुके सर। वहाँ पे हमने खाना खाया। वहाँ से खाना खा के चले जैसे आगे जाके। हरियाणा में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच जांच और इलाज के नाम पर मोटी फीस वसूल रहे निजी अस्पतालों पर प्रदेश सरकार ने शिकंजा कसा है। स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी किए हैं कि जांच और इलाज के लिए निश्चित किए गए शुल्क से ज्यादा राशि वसूल न की जाए। सभी सिविल सर्जनों को निजी अस्पतालों की निगरानी करने के लिए कहा गया है। जिस अस्पताल, क्लिनिक या लैब में ज्यादा वसूली की शिकायत मिली, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा सरकार ने सभी निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए अधिकतम खर्च की सीमा तय की हुई है। स्वास्थ्य निदेशालय के पास बड़ी संख्या में ऐसे मामले पहुंच रहे हैं जिनमें निजी अस्पतालों द्वारा अनाप शनाप बिल तीमारदारों को थमा दिए गए हैं। इससे कई बार मारपीट की नौबत भी आ चुकी है। पिछले साल कोरोना के शुरुआती दौर में प्रदेश सरकार ने RT-PCR के लिए अधिकतम 4,500 रुपए का शुल्क रखा था, जो अब सिर्फ 499 रुपए है। इससे ज्यादा पैसे वसूलने वाले निजी अस्पतालों पर कार्रवाई का प्रावधान भी किया गया है। चरखी दादरी जिले में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 46 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। दादरी सीएमओ डॉक्टर सुदर्शन पवार ने बताया कि दादरी जिले में अब तक 1800 कोरोना पॉजिटिव केस आ चुके हैं। 236 कोरोना पॉजिटिव एक्टिव केस हैं और पिछले 1 सप्ताह से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जो चिंता का विषय है। कोरोना के केस अब तक टोटल 1800 हो चुके हैं हमारे पास, और 1800 में से 236 हमारे पास जो है पॉजिटिव केसेस हैं
जो एक्टिव केसेस हैं जो कुछ होम आइसोलेट कर रखे हैं, कुछ हमने अपने कोविड केयर सेंटर में बंदी कर रखे हैं। जैसे 36 केस ऐसे हैं जो। तो फिलहाल 60 खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।